नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरे टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपका भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया था तो उसके बाद में जो आपका एमपी है ये मध्य प्रदेश कितने भागों में बांटा गया था, तो याद रखना है इस मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग में, तो याद रखना है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 भागों में आपके मध्य प्रदेश को बांटा गया था, जो कि आप नीचे मैप में देख सकते हो। अब यहाँ पर पूरा विवरण मैं आपको मैप में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने एक मैप आता है, तो यहाँ पर आपको जो लाल कलर में पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर का क्षेत्र था आपका कौन सा, तो ये था आपका पार्ट ए वाला क्षेत्र। और याद रखना है इस पार्ट ए वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर लिखा है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो पार्ट ए वाला क्षेत्र था, इस पार्ट ए वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। फिर आपसे पूछेगा कि इस पार्ट ए की जो राजधानी थी ये क्या बनाई गई थी, तो याद रखना है पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या हुआ कि पार्ट ए का नाम सेंट्रल प्रोविंस था, पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और फिर आपसे पूछेगा कि जो पार्ट ए है इसके जो मुख्यमंत्री या प्रमुख कौन बनाए थे, तो याद रखना है जो रविशंकर शुक्ल है, रविशंकर शुक्ल जी को यहाँ पर क्या बनाया था, तो रविशंकर शुक्ल जी को इसके प्रमुख बनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है। ठीक है, फिर बात आती है पार्ट बी की, तो यहाँ पर आपको पार्ट बी दिखाई दे रहा है और आपसे पूछेगा कि जो पार्ट बी है इसे किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। फिर यहाँ पर पूछेगा कि पार्ट बी की राजधानी क्या थी, तो याद रखना है ये जो पार्ट बी था इस पार्ट बी की टोटल 2 राजधानियां थी, एक तो आपकी ग्वालियर थी और एक आपकी इंदौर थी। एक तो ग्वालियर थी, एक इंदौर थी। अगर आपसे पूछे कि शीतकालीन राजधानी कौन सी थी, तो शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। और अगर आपसे पूछे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी इंदौर थी। फिर आपसे पूछेगा कि पार्ट बी या मध्य भारत के प्रमुख कौन थे, तो याद रखना है लीलाधर सेठ थे, लीलाधर सेठ थे, लीलाधर सेठ थे। तो याद रखना है लीलाधर सेठ को पार्ट बी या मध्य भारत के प्रमुख बनाया गया था। फिर यहाँ पर आपको ब्लू कलर में पार्ट सी दिखाई दे रहा है और इस पार्ट सी का क्या नाम था, तो इस पार्ट सी का नाम था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। और याद रखना है इस पार्ट सी की जो राजधानी थी ये कहाँ थी, तो ये पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। फिर आपसे पूछेगा कि विंध्य प्रदेश या पार्ट सी का प्रमुख किसे बनाया गया था, तो शंभुनाथ शुक्ल को, शंभुनाथ शुक्ल जो थे ये शंभुनाथ शुक्ल को आपका पार्ट सी का प्रमुख बनाया था। और फिर आपको यहाँ पर मैप में एक छोटा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा क्षेत्र था आपका भोपाल। ठीक है, तो अगर हम भोपाल की बात करें तो ये भोपाल का जो क्षेत्र है ये कुछ समय के लिए स्वतंत्र था, लेकिन बाद में इसे पार्ट सी में मिला दिया था। और याद रखना है भोपाल के जो प्रमुख बनाए गए थे वो थे आपके शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो थे, ये शंकर दयाल शर्मा जी को आपका भोपाल के प्रमुख बनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ से एक मैप से मैंने आपको कितनी चीजें बता दी। तो पार्ट ए की सबसे पहले हम बात करेंगे। पार्ट ए का जो नाम था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो थे आपके रविशंकर शुक्ल। फिर पार्ट बी की हम बात करें तो इसका नाम था मध्य भारत और मध्य भारत की टोटल 2 राजधानी थे। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कहां पर थी, इंदौर थी। और इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो लीलाधर सेठ थे। फिर मैंने आपको पार्ट सी के बारे में बताया, तो पार्ट सी का नाम विंध्य प्रदेश था, इसकी राजधानी रीवा थी और इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे। और फिर मैंने आपको भोपाल के बारे में बताया कि भोपाल कुछ समय के लिए स्वतंत्र था, बाद में इसको पार्ट सी में मिलाया था और भोपाल के उस समय जो प्रमुख बनाए गए थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। तो आशा करता हूं कि पूरा मैप आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो ये स्थिति कब की है, तो ये 1947 के टाइम पर जब भारत आजाद हुआ था उस समय आपका मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के गठन के पहले जो पार्ट ए की राजधानी थी वो क्या थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्ट ए है इस पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और इसके प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख रविशंकर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन आता है कि निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट है कि निवाड़ी जिले का जो गठन है 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो पहला ही जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो निवाड़ी जिले का गठन है ये 1 अक्टूबर 2018 को किया गया, ना कि 2019 को। दूसरा कथन है कि निवाड़ी जिले में
तीन तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। तो बिल्कुल सही कथन है। याद रखना है जो निवाड़ी जिला है, इस निवाड़ी जिले में कितनी तहसील है? तो टोटल तीन तहसील है। एक तो आपका निवाड़ी हो गया, एक ओरछा हो गया और एक आपका पृथ्वीपुर हो गया। फिर आपका अगला कथन है कि जो निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर बने वो अक्षय सिंह को बनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और याद रखना है जो निवाड़ी जिला है ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जो कि किससे अलग हुआ था? तो ये याद रखना है टीकमगढ़ से अलग हुआ है, टीकमगढ़ से अलग हुआ था आपका निवाड़ी जिला। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखें तो जो दूसरा और तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है। तो निवाड़ी जिले के बारे में इतनी चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैंने अभी आपको भोपाल के बारे में बताया था, भोपाल की लोकेशन भी बताई थी कि जो भोपाल स्टेट था उस भोपाल स्टेट के जो प्रमुख बनाए थे वो शंकर दयाल शर्मा जी बनाए गए थे, शंकर दयाल शर्मा जी। और ये भोपाल लोकेशन की जो भोपाल है इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हो। इस भोपाल को बाद में पार्ट सी में मिलाया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में जो भोपाल स्टेट था इसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है। अगला, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मध्य भारत है इस मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो क्या थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी इंदौर थी, इंदौर थी। और अगर आपसे पूछे कि शीतकालीन राजधानी क्या थी तो शीतकालीन राजधानी आपकी ग्वालियर थी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। ये पार्ट बी या मध्य भारत की बात है दोस्तों। पहले ही मैंने एक मैप बताया था, उस एक मैप से कितने आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन कि फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश से किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो फजल अली आयोग की बात करें तो यही फजल अली आयोग है जिसके तहत जो आपका मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग के तहत हुआ? तो फजल अली आयोग के तहत हुआ। फिर बात आती है कि फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए किसे कहा था? तो फजल अली ने कहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाया जाए, जबलपुर को बनाया जाए। लेकिन जबलपुर को राजधानी ना बनाकर किसको राजधानी बनाया गया? भोपाल को राजधानी बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर हम बात करें तो जो भोपाल शहर है ये नवाबों का शहर कहलाता है, और नवाबों का शहर कहलाता है इसलिए अगर हम बात करें तो जो भोपाल है यहाँ पर जो इमारतें हैं, इमारत की हम बात करें, महल की हम बात करें, किले की हम बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो महल, किले या इमारतें हैं इनका उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जा सकता है। इसीलिए जो भोपाल है इस भोपाल को राजधानी बनाया गया, ना कि जबलपुर को। लेकिन फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश या सुझाव दिया था। ठीक है। अगला, भोपाल राज्य भारत संघ में कब विलय किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भोपाल संघ है इसे भारत संघ में कब मिलाया गया? तो याद रखना है इसे 1 जून सन 1949 को भारत में मिलाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में ये सवाल बन रहा होगा कि जो भारत है ये तो 1947 में आजाद हो गया था, तो जो भोपाल है इसे 1949 में भारत में कैसे शामिल किया गया? तो याद रखना है दोस्तों जो भोपाल है तो भोपाल में एक नवाब था, उस नवाब का नाम था मोहम्मद हमीदुल्ला खान। मोहम्मद हमीदुल्ला खान जो था, इस मोहम्मद हमीदुल्ला खान ने क्या कहा था कि मैं अपने भोपाल शहर को भारत संघ में शामिल नहीं करूंगा, इसे मैं स्वतंत्र रखूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? तो बाद में प्रजामंडल आंदोलन हुआ, प्रजामंडलन आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन के तहत क्या हुआ? तो इस आंदोलन के तहत जो भोपाल है इसे 1 जून 1949 में भारत संघ में शामिल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आपसे पूछेगा कि जो भोपाल है इसे भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो 1 जून 1949 में किया गया। फिर आपसे पूछेगा किस आंदोलन के तहत किया गया? तो प्रजामंडल आंदोलन के तहत जो भोपाल है इसे भारत संघ में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग है ये 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग है वो किसे बनाया गया? तो शहडोल को बनाया गया। फिर आपसे पूछे कि जो शहडोल है इसे कब संभाग बनाया गया? तो सन 2008 में इसे संभाग बनाया गया। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें टोटल 3 जिले आते हैं। अब यहाँ पर शहडोल संभाग के तीनों जिलों की लोकेशन
क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक ही बार में याद कर लेना। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर शहडोल दिखाई दे रहा है, फिर उसके बगल में यहाँ पर उमरिया दिखाई दे रहा है और उसके बगल में अनूपपुर जिला दिखाई दे रहा है। तो याद रखना है शहडोल संभाग को 2008 में बनाया गया। टोटल 3 जिले इसमें आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर शहडोल संभाग में आते हैं। दोस्तों अगर डेली क्लास लेते हो तो पूरा एमपी जीके का मैप मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदापुरम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदापुरम क्या है। तो अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम एक संभाग है। ठीक है, संभाग है, ये तो हमने बात कर ली है कि नर्मदापुरम एक संभाग है। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदापुरम की तो याद रखना है दोस्तों, जो होशंगाबाद संभाग है, होशंगाबाद जो संभाग है, होशंगाबाद जो संभाग था, इस होशंगाबाद संभाग का 2008 में, कब 2008 में नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको बताना है कि नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद में है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करें तो याद रखना है अभी हाल ही में 2022 में क्या हुआ कि जो होशंगाबाद है, इस होशंगाबाद का नाम बदलकर भी क्या कर दिया, तो इसका नाम भी नर्मदापुरम कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया। तो यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रख दिया, नर्मदापुरम रख दिया। और नर्मदापुरम जो था, पहले जो होशंगाबाद संभाग था, इसका 2008 में नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप में आपको होशंगाबाद संभाग की मैं लोकेशन बताता हूँ। ये यहाँ पर आपका होशंगाबाद संभाग आता है। होशंगाबाद संभाग में टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो एक तो हो गया आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद के बगल में आपको दिखाई दे रहा है हरदा, तो होशंगाबाद के बाद हरदा, और हरदा के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैतूल। तो याद रखना है होशंगाबाद संभाग में कितने जिले आते हैं, 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उज्जैन संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो राजगढ़ जिला है, ये उज्जैन संभाग में नहीं आता है। याद रखना है ये किस संभाग में आता है, तो राजगढ़ भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये हो गई। अब बात यहाँ पर आई उज्जैन संभाग की, तो याद रखना है जो उज्जैन संभाग है, इस उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं, तो इस उज्जैन संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। अब भाई 6 जिले आते हैं तो कौन कौन से आते हैं, इनकी लोकेशन हमको बताओ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नीमच, नीमच के बाद में आप नीचे आओगे तो मंदसौर, मंदसौर के बाद में नीचे आओगे तो रतलाम, रतलाम के बाद में आएगा आपका उज्जैन, उज्जैन के बाद में आगर मालवा, आगर मालवा के बाद में शाजापुर, शाजापुर के बाद में देवास। ठीक है, तो 3 सॉरी यहाँ पर 7 जिले आएंगे यार, गलती हो गई। ठीक है, सॉरी इसके लिए सॉरी, तो 7 जिले आएंगे आपके उज्जैन संभाग में। तो सबसे पहले नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। दोस्तों ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया ना, ऊपर से चलकर फिर नीचे आना है, तो इस सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, तो नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगरमालवा हो गया, शाजापुर हो गया और फिर आपका देवास हो गया। तो इस सीक्वेंस में अगर याद रखोगे तो ये उज्जैन संभाग के 7 जिलों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि भाई मध्य प्रदेश का 51वां जिला था कौन सा। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला था वो था आपका आगरमालवा, आगरमालवा। और आपसे ये पूछा कि ये जो आगरमालवा है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो याद रखना ये आता है आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत, उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अभी अपन ने इसकी लोकेशन भी देख ली है। ठीक है, अगला निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है, इंदौर संभाग का नहीं है। तो याद रखना है इंदौर संभाग का जिला कौन सा नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो देवास जिला है, ये देवास जिला किस संभाग में आता है, तो ये उज्जैन संभाग में आता है, ना कि इंदौर संभाग में आता है। तो इंदौर संभाग की हम बात करें तो ये इसमें कितने जिले शामिल है, तो इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले शामिल है। फिर आपसे पूछे कि जो इंदौर संभाग है, याद रखना है ये जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है, सॉरी सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है, तो वो इंदौर संभाग है। ठीक है, और इसमें 8 जिले आते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन देखो इंदौर संभाग की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो एक तो झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर बड़वानी, फिर खरगोन, फिर बुरहानपुर, उसके बाद में खंडवा और इंदौर और ये धार। तो इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका इंदौर संभाग है। सॉरी सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर संभाग है। और सबसे बड़ा जिला भी इंदौर ही है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला
मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इस मध्य प्रदेश में सन 1998 में टोटल कितने जिले बनाए गए? तो याद रखना है टोटल 16 जिले सन 1998 में मध्य प्रदेश में बनाए गए। फिर आपसे पूछे कि किस प्रकार से बनाए, तो दोस्तों एक समिति आई थी जिसका नाम है BR दुबे समिति। इस BR दुबे समिति ने क्या किया, तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 जिले बनाए। फिर एक और इसके बाद ही एक और समिति आई थी 1998 में जिसका नाम था सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति ने भी मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए? तो इसने 6 जिले बनाए। तो इस प्रकार से हम टोटल देखें तो सन 1998 में टोटल 16 जिले बनाए, मतलब 1998 में एक BR दुबे समिति आई जिसने 10 जिले बनाए, सिंहदेव समिति आई जिसने 6 जिले बनाए। इस प्रकार से टोटल 1998 में 16 जिलों का गठन किया गया। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जब मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जब मध्य प्रदेश था, इस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उस समय टोटल जिलों की संख्या हम बात करें तो टोटल 61 जिले हो गए थे, 61 जिले हो गए थे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इस छत्तीसगढ़ को कितने जिले दे दिए? 16 जिले दे दिए गए। तो अब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? तो मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले शेष बच गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप याद रखना है कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए? तो 16 जिले उसको दे दिए गए। मध्य प्रदेश में कितने जिले बच गए? तो 45 जिले बच गए। ठीक है, अब 45 जिले के बाद में कौन कौन से जिले बने ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगला, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हो कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो गठन है, ये मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। और जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था, पर छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल होता है। लेकिन फिर आगे चले 1 नवंबर 2000 पर हम पहुंचे। तो 1 नवंबर 2000 पर जैसे ही पहुंचे तो जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। तो मध्य प्रदेश का नया स्वरूप निकल कर आता है 1/1/11 को, मतलब 1 नवंबर 2000 को, सॉरी 1/1/2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश का नया स्वरूप निकल कर आता है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी आपकी मध्य प्रदेश के गठन की। पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हमने कौन कौन से जिलों का गठन हुआ उन जिलों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से संभाग बने उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा मध्य प्रदेश का गठन आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ते चले, डेली क्लास देखते चले, आपकी क्लास शानदार बना रहा हूं मैं। और बाद में अगर बात करें तो सारी एग्जाम आपकी MP की जितनी भी एग्जाम है उन सारी एग्जाम के लिए ये बेस्ट क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।